नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर आई डी राही, प्रवक्ता हिंदी, डाइट नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी शिक्षण। मेरा विषय समीक्षा ऑब्लिक आलोचना, उसके उद्देश्य, तत्व एवं पाठ्यपुस्तक समीक्षा की उपयोगिता। दोस्तों, आलोचना साहित्य की एक नवीन महत्वपूर्ण विधा है जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंद्र युग से मानी जाती है। आलोचना शब्द आ और लोचन से बना है। आ उपसर्ग है और लोचन शब्द लुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। आ का अर्थ है पूरी तरह से, अर्थात किसी भी साहित्यिक रचना को पूरी तरह से देखना आलोचना है। अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म को इसका पर्याय माना जाता है। हिंदी में समालोचना और समीक्षा को आलोचना का पर्याय माना जाता है। समालोचना शब्द की शाब्दिक व्याख्या अगर हम करें तो ये सम उपसर्ग और लुच धातु है, जिसका अर्थ है समान या सम्यक रूप से देखना। इसी तरह से समीक्षा भी आलोचना का एक अंग है। आलोचना विस्तृत होती है, समीक्षा उसका एक आगे भाग है, लेकिन इसको भी एक पर्याय के रूप में दिया जाता है। समीक्षा शब्द सम उपसर्ग और इक्षणम से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। अब आलोचना की शाब्दिक विवेचना के पश्चात हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं ताकि हम इसके अर्थ को और भी स्पष्ट कर सकें। आलोचना के विषय में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यानी कि साहित्य जीवन की व्याख्या है और आलोचना उस व्याख्या की भी व्याख्या है। साहित्य जीवन की व्याख्या करता है और आलोचना व्याख्या की व्याख्या, यानी कि जीवन की व्याख्या करती है। आगे आचार्य नंद फुलारे वाजपेयी जी ने कहा, सत्यम सुंदरम शिवम का समुचित अन्वेषण पृथ्वीकरण अभिव्यंजना ही आलोचना है। अर्थात साहित्य में जो भाव सत्यम शिवम और सुंदरम का है, उसका अन्वेषण, खोज करना, पृथ्वीकरण करना, उसको अलग अलग करना और उसके अंदर छिपे हुए सौंदर्य को अभिव्यंजित करना, सामने लाना आलोचना है। पाश्चात्य विद्वान आई.ए. रिचर्ड्स क्या कहते हैं? आलोचना साहित्यिक अनुभूतियों के विवेकपूर्ण विवेचन के उपरांत उनका मूल्यांकन करती है। अर्थात साहित्यिक अनुभूतियों का विवेकपूर्ण विवेचन आलोचना है। क्या ये रिचर्डसन कह रहे हैं? विवेकपूर्ण विवेचन यानी कि बुद्धि से किया गया विवेचन, वो आलोचना है। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं? आलोचना में गुण रहा करता है कि उसमें समग्र निष्पक्षता और बौद्धिक सामर्थ्य, ये दो बातों पर जोर देते हैं, निष्पक्षता और बौद्धिक सामर्थ्य। अर्थात आलोचक जो होता है वो निष्पक्ष होता है और अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। तो इस तरह से उपयुक्त विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि आलोचना आज के समय की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसका शाब्दिक अर्थ किसी रचना के गुण दोषों की विवेचना करना, परख करना है। और आज समीक्षा या समालोचना आदि शब्दों को इसके पर्याय के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब आलोचना के या समीक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये क्यों की जाती है? तो आलोचना का पहला उद्देश्य है साहित्यिक कृति का विश्लेषण। आलोचक क्या करता है? किसी की भी जो साहित्यिक रचना है, उस मौलिक रचना का वो विश्लेषण करता है, उसकी पूरी चीर-फाड़ करता है, उसके अच्छा या बुराई पाठकों के सामने लाता है, उसके अंदर छिपे हुए मूल भाव को सामने लाता है, उस रचना का मूल्य समाज के सामने लाता है, यानी कि उसका क्या महत्व है। तो ये पहला उद्देश्य है किसी साहित्यिक कृति का विश्लेषण करना। आलोचना का दूसरा उद्देश्य साहित्यिक कृति की व्याख्या। जो आलोचक होता है वो उस साहित्यिक कृति की पूरी व्याख्या करता है। जब वो विश्लेषण करेगा तो विश्लेषण करने के पश्चात वो अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। चीर-फाड़ करने के पश्चात वो अपने विचार रखता है, पूरे तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के, बुद्धि का प्रयोग करके जो इसके तत्व रहते हैं वो पूरी रचना की व्याख्या करता है,
ताकि पाठकों को आसानी से वो रचना समझ में, साहित्यिक कृति समझ में आ जाए। ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य रहता है गुण दोषों का निर्धारण। किसी भी साहित्यिक रचना में क्या गुण है, क्या उसका सामाजिक महत्व है और क्या उसमें कमियां रहेगी। आलोचक का सबसे बड़ा कार्य होता है निष्पक्ष भाव से किसी की रचना के गुण और दोषों को सामने लाना। यह महत्वपूर्ण कार्य आलोचक करता है और ये आलोचना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला, महत्व या मूल्य निर्धारित करना। किसी भी साहित्यिक रचना का क्या मूल्य है समाज में। मूल्य से अभिप्राय यहाँ पर पैसे से नहीं है, मूल्य से अभिप्राय उसके महत्व से है कि वो रचना कितनी महत्वपूर्ण है, समाज के लिए कितनी उपयोगी है। और ये कौन निर्धारित करता है? आलोचक। तो ये आलोचना का प्रमुख उद्देश्य है कि किसी रचना का वो मूल्य निर्धारित करे, उसका महत्व निर्धारित करे। अगला है साहित्य के मर्म का उद्घाटन। साहित्यकार जब किसी रचना को लिखता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, उसे मर्म कहते हैं। वो उसकी रचना में अंतर्निहित रहता है, अंदर गूंथा हुआ रहता है, उसी के लिए वो इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुनता है। लेकिन जो आलोचक होता है वो सभी पाठक उसको आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन जो आलोचक होता है वो उस मर्म को, उस उद्देश्य को पाठकों के सामने खोल करके पूरा रख देता है और पाठक आसानी से समझ जाते हैं। अगला है साहित्यिक अराजकता पर नियंत्रण। साहित्यिक अराजकता, साहित्य के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अनेक नवोदित, प्राचीन, स्थापित कईयों साहित्यकार हैं। वो अपनी अपनी रचनाएं लिख करके समाज में साहित्यिक भंडार को बढ़ा रहे हैं। अब अगर उनके ऊपर अंकुश ना हो, आलोचना ना उन रचनाओं की जाए, आलोचक उन रचनाओं को ना देखे, तो साहित्य में अराजकता फैल जाएगी। जिसका जो मन आएगा वो लिखेगा, जिसका जैसा मन करेगा वैसा करेगा। लेकिन इस अराजकता को नियंत्रित करने के लिए आलोचना जरूरी है। तो ये आलोचना का प्रमुख उद्देश्य है कि साहित्य के क्षेत्र में अराजकता ना फैले, तो इस अराजकता को नियंत्रित करते हैं आलोचना। साहित्य का पाठ प्रदर्शन। साहित्य का पाठ प्रदर्शन से अभिप्राय है कि जो साहित्य है, उस साहित्य को जो लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है, प्रिंट मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, उसका प्रदर्शन, उसको आलोचना के पश्चात समाज के सामने रखना, ये कार्य है आलोचना का, अर्थात ये उद्देश्य है। रचना की प्रासंगिकता बताना। किस साहित्यकार की कौन सी रचना कितनी प्रासंगिक है, वो समाज के अनुकूल है या नहीं है, वो आज के समय के अनुकूल है या नहीं है, समकालीन है या नहीं है, ये कार्य है आलोचक का। रचना की उपयोगिता बताना, ये उद्देश्य है। रचना कितनी उपयोगी है, समाज के लिए उसका क्या योगदान है, समाज का उससे क्या भला होने वाला है। रचना की उपयोगिता बताना उद्देश्य है आलोचक का, ये उद्देश्य है आलोचना का। तो ये जरूरी है, आलोचना ये बताती है कि रचना कितनी उपयोगी है। साहित्यकार के मूल भाव को प्रकट करना। साहित्यकार का मूल भाव, साहित्यकार अपने मूल भाव को अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन कई बार साहित्यकार के मूल भाव को हम आसानी से नहीं समझ सकते, तो जो एक आलोचक होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो पाठक, जो लेखक कहना चाहता है, वो उसकी मूल बात को पाठकों तक पहुंचाए, उसके मूल भाव को आसानी से पाठकों तक पहुंचाए। सौंदर्य की परख, ये उद्देश्य है आलोचना का, समीक्षा का। हर रचना का अपना सौंदर्य होता है, साहित्यिक सौंदर्य होता है। उसके दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। उस भाव और कला पक्ष को पाठकों के सामने लाना, उस रचना में कौन से भाव है, उसकी कला कैसी है, भाषा शैली कैसी है, ये आलोचक का, आलोचना का उद्देश्य है। तो वो पूरी तरह से पाठकों के सामने रख देता है उसके सौंदर्य पक्ष को, ताकि पाठक आसानी से उसके कला पक्ष या भाव पक्ष का रसास्वादन कर सके। अब हमारे पास बात आती है आलोचना के तत्वों। आलोचना में कौन कौन से तत्व होते हैं? अब ये तत्व मूलभूत सिद्धांत या गुण है
जिसके आधार पर आलोचना के स्वरूप को परखा जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आलोचना करनी है तो किन किन मेन तत्वों को उसमें देखना है, या कौन से ऐसे आलोचकों में से गुण भी कह सकते हैं कि आलोचक में से कौन से गुण होने चाहिए जो अच्छी आलोचना के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अनुसंधान, पहला तत्व अनुसंधान। अनुसंधान खोज भी कहते हैं। खोज क्या होती है? दो चीजों की, अज्ञात की खोज यानी कि जो मालूम नहीं है उसको खोजना, और दूसरा जो मालूम है उसकी नवीन व्याख्या करना। यानी कि अज्ञात की खोज और ज्ञात की नवीन व्याख्या करना। जो है सामने है उसको प्रासंगिकता के हिसाब से नवीन रूप से व्याख्या उसकी करना, परिभाषित करना, वो अनुसंधान है। या जिसका पता नहीं है उसको खोज के निकालना अनुसंधान है। तो आलोचना का प्रमुख तत्व है अनुसंधान। अनुसंधान के बिना आलोचना मुश्किल है। आलोचक में अनुसंधान कर्ता के गुण होने चाहिए, उसकी पैनी निगाह होनी चाहिए। उसके बाद साहित्यिक इतिहास। किसी भी रचना की जब हमें आलोचना करनी होती है, प्रमुख तत्व रहता है साहित्यिक इतिहास को जानना। तो उसके साहित्य के इतिहास को पढ़ना होता है, उसकी पूरी काल परंपरा को जानना होता है, तभी हम उस रचना की आलोचना कर सकते हैं। जब हम उसके पूरे इतिहास को समझेंगे, उसके कालक्रम को समझेंगे, जिस काल अवधि में वो लिखी गई है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को समझेंगे, उनको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ये जरूरी है। दूसरा तत्व साहित्यिक इतिहास। तीसरा तत्व काव्य शास्त्र। आलोचना जब किसी रचना की करनी है तो हमें काव्य शास्त्र की जानकारी का होना भी जरूरी है। ये प्रमुख तत्व हैं। काव्य शास्त्र के आधार पर उसमें उसके कला पक्ष को विशेष तौर पे समझा जाता है। उसकी भाषा, उसकी शैली, उसमें छंद, उसमें रस, उसमें अलंकार, उसकी शब्द शक्तियाँ, इन सब बातों को, उसके गुण, उसके दोष, काव्य के, उसके हेतु, प्रयोजन, ये सब जब काव्य शास्त्र हमें समझना पड़ता है तभी हम एक अच्छे आलोचक बन सकते हैं। तो ये तत्व है काव्य शास्त्र। सहृदयता। आलोचना के लिए सहृदय, साहित्य की आलोचना के लिए विशेष तौर पर सहृदय का होना बहुत जरूरी है। सहृदय का अर्थ होता है कि आप उस साहित्यकार की ने अपनी रचनाओं में जो भावनाएं व्यक्त किए, उन भावनाओं को हृदय से समझें। जब हृदय से समझेंगे तभी हम उसके मूल कथ्य को समझ पाएंगे। तो प्रमुख तत्व रहता है विस्तृत ज्ञान। आलोचक का ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए, उसको काफ़ी जानकारी होनी चाहिए, काफ़ी अध्ययनशील उसको होना चाहिए, तभी वो किसी रचना की सही आलोचना कर सकता है। निष्पक्षता, ये आलोचक का महत्वपूर्ण गुण है और एक तत्व है आलोचना का। आलोचक निष्पक्ष होना चाहिए, उसके अंदर भाई भतीजेवाद की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। किसी की भी रचना हो वो निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के उसके गुण और दोषों को समझ लाए। प्रेरणा दृष्टि, आलोचक की प्रेरणा दृष्टि बड़ी तीव्र होनी चाहिए। वो छोटी छोटी बात को समझे, उससे प्रेरित हो, ताकि वो उसके मूल भाव तक, मूल कथ्य तक समझ सके, पहुंच सके। प्रतिभा, प्रतिभा भी एक तत्व है आलोचना का, और आलोचक का एक गुण है कि हमारे अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। काव्य हेतु में कही गई दो तीन बातें, प्रतिभा का होना जितना जरूरी है, अभ्यास का होना उतना ही जरूरी है। अर्थात प्रतिभा भी हो, निरंतर अभ्यास भी करे, अध्ययन भी करे, तभी हम एक अच्छे आलोचक बन सकते हैं। निर्णय क्षमता, आलोचक को निर्णय लेना होता है और आलोचना के लिए निर्णय का विशेष महत्व, योगदान है। ये महत्वपूर्ण तत्व है। आलोचक में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। जो सही है उसको सही कहने की क्षमता होनी चाहिए, और जो गलत है उसको गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति, आलोचक जब अपनी किसी रचना का अध्ययन करता है, उसके बाद उसकी आलोचना करता है, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास सशक्त अभिव्यक्ति के लिए सशक्त भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो ये वो तत्व थे, ये वो गुण थे जो एक आलोचक में होने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की समीक्षा की उपयोगिता। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम का सबसे अभिन्न अंग होती है हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है, और पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों से सीधी जुड़ी होती है। अर्थात शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान होता है पाठ्य पुस्तकों का।
अब पाठ्य पुस्तकें का जब इतना महत्वपूर्ण योगदान है और पाठ्य पुस्तकों में कोई त्रुटि रह जाए तो हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें अच्छी हो, और अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए जरूरी है कि समय समय पर उनकी समीक्षा की जाए। उनकी समीक्षा होनी चाहिए। क्यों? समीक्षा से क्या होगा? अच्छी पाठ्य पुस्तकों का पहले समीक्षा क्यों जरूरी है, उपयोगिता क्या होगी? अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होगा। पाठ्य पुस्तकें बिना समीक्षा के अगर छाप दी जाए तो उसमें बहुत सारी कमियां या दोषों का रहना स्वाभाविक है। अगर उनकी समीक्षा की जाए, आलोचना की जाए और उसके पश्चात तो छापी जाए तो अच्छी पाठ्य पुस्तकें सामने आएगी। दूसरी बात, हमने पाठ्य पुस्तकें छाप दी, 4 साल बाद वो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ था, 5 साल बाद जो पाठ था वो अप्रासंगिक हो गया, तो इसलिए समय समय पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उस पाठ को निकाल करके उसकी जगह दूसरा पाठ डालना पड़ेगा। तो पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा से सबसे पहली जो बात होगी अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। दूसरी बात, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा होती है। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा होती है जिसका सीधा संबंध छात्र और अध्यापकों से होता है। तो इस अहम हिस्से का जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसके अच्छे पाठ्य पुस्तकों के लिए हमें जरूरी है कि हम इसकी समय समय पर समीक्षा करें। जब हम समीक्षा करेंगे तो हमारी पूरा पाठ्य पुस्तक अच्छी होगी, तो हमारी पूरी पाठ्य जो शिक्षण का कार्य अच्छे से चलेगा। अगला, एक बार छप जाने पर बदलाव की गुंजाइश कम। पाठ्य पुस्तकों को छापने से पहले उसकी समीक्षा, उसके हर पाठ की समीक्षा करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक एक बार छप जाती है, प्रिंट हो जाती है, तो उसके बाद उसमें बहुत सारा पैसा और समय लगता है। उसके बाद वो वितरित हो जाती है। उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई तो उनको हम आसानी से सुधार उसमें नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले ही उनकी समीक्षा, हर पाठ की समीक्षा अच्छे से की जाए। अगला है अच्छी पाठ्य पुस्तकों के सभी गुणों का समावेश। अगर हमें अच्छी पाठ्य पुस्तकें बनानी है तो उसके लिए उसमें अच्छे गुण, उसमें अच्छी पाठ्य पुस्तक के जितने भी गुण होते हैं, चाहे वो गुण जो है बाह्य गुण होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं, 2 तरह के पाठ्य पुस्तकों के गुण होते हैं। उन गुणों का समावेश करने के लिए जरूरी है कि उनकी समीक्षा की जाए, तभी ये अच्छी पुस्तकें तैयार होगी। पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का निर्धारण। गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें छात्रों के सामने लाना, उनके लिए तैयार करना, उसके लिए समीक्षा का होना बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तकों के दोषों का निराकरण। पाठ्य पुस्तक में कोई दोष ना रहे, कोई कमी ना रहे, इसके लिए समीक्षा का होना बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्य निर्धारण। पाठ्य पुस्तक जो है उसमें जो पाठ है, जो भी उसमें अध्ययन सामग्री डाली गई है, उस अध्ययन सामग्री का क्या मूल्य है, अर्थात क्या महत्व है, ये जो है समीक्षा के उपरांत स्पष्ट होता है। तो इन सब बातों के लिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण करने के लिए पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, तो ये पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा के उपरांत ही हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।